हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 एंड आखिरी पार्ट हमारे बिजनेस के चैप्टर नंबर 1 का। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे चैप्टर है। आज हम करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में। छोटा सा टॉपिक आज हम करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सारी प्लेलिस्ट है अकाउंट सीखो बिजनेस की, वहां से हर चैप्टर हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, राइट। एंड टेलीग्राम वगैरह पे जाके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो हर जगह जाके फॉलो जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके काम का बहुत सारा रेगुलर कंटेंट हम डालते रहते हैं। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। जल्दी से अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी प्रेजेंट, एंड एक प्रॉमिस की पूरा लेक्चर एक बार में ही देखना है, कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर भाग कर नहीं जाना है। आइए शुरू करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3 एंड आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। आज हमें सबसे पहले करना है बिजनेस रिस्क के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस रिस्क का क्या मतलब होता है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम कहीं नौकरी करते हो, तुम्हें पता है कि पूरे महीने में तुम कैसा भी कुछ भी करो, महीने के एंड पे तुम्हें सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। मतलब वो फिक्स होता है, तुम्हें पता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलनी है। तुमने कोई पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रखा नौकरी में, है ना, तो तुम्हारा पैसा डूबेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, और महीने के एंड में फिक्स्ड सैलरी तुम्हारे खाते में आ जाएगी, तो वहां कोई रिस्क ही नहीं है। पर बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में तुम्हें नहीं पता भैया कल तुम्हारी कितने की सेल होगी, तुम्हें कितने कस्टमर तुम्हें पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, सरकार क्या कर देगी, तुम्हारे बिजनेस में कुछ गलत ना हो जाए, तुम्हारा एम्प्लॉई ना छोड़ के चला जाए, है ना, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए। यू नेवर नो बिजनेस के अंदर कि कल क्या होगा। प्लस तुमने बिजनेस में अपना खुद का पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा होता है, तो तुम्हारा पैसा भी डूबेगा साथ में, राइट। सो बिजनेस के अंदर क्या होता है बेटा, बिजनेस के अंदर होती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। अनसर्टेनिटी मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कल को फ्यूचर में क्या होगा। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल को फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क होता है बिजनेस के अंदर। अब इसमें एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आपका एक बिजनेस है, तो किसी भी टाइप का बिजनेस हो उसमें रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अगर बड़ा बिजनेस है, ज्यादा पैसा लगाया है, तो ज्यादा पैसा डूबने का रिस्क ज्यादा रिस्क होगा। अगर छोटा बिजनेस है तो कम रिस्क होगा, पर हर टाइप ऑफ बिजनेस में रिस्क हमेशा रहेगा। एक और चीज, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना, पर उतना ही ज्यादा लॉस का चांस भी होगा। तो ज्यादा पैसा बोले तो ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन ज्यादा रिस्क। कम पैसा लगाया, छोटा बिजनेस किया, तो प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन रिस्क भी कम होगा, राइट। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो रिस्क है, रिस्क इज द रिवॉर्ड, सॉरी, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। अगर तुम रिस्क लेते हो तो रिस्क की वजह से लॉस तो तुम्हें हो सकता है, पर अगर रिस्क लेते हो तो एज अ रिवॉर्ड तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है जी। ये चीज हमें पता है। आगे देखते हैं, अब मैं ऐसा डेफिनेशन एक बार रीड करूं। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कहते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से या तो सीधा ही लॉस हो जाए, या फिर जितना प्रॉफिट सोचा था उतना ना हो। मैंने सोचा था मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा, पर मेरे बिजनेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई, मुझे एक रिस्क आ गया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 लाख, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, या मुझे सीधा सीधा ही लॉस हो गया, या सीधा सीधा ही लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो रिस्क की वजह से या तो कम प्रॉफिट होगा या सीधा ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। Business enterprise constantly face two types of risk, speculative and pure. सबसे पहले आता है मेरा स्पेक्युलेटिव रिस्क, फिर आते हैं प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लेकिन प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिन रिस्क को अगर तुम उठाते हो तो तुम्हें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो तुम्हारी किस्मत है, 50-50 है। पर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि अगर वो रिस्क उठाए तो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ तुमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया बाजार में, अब वो प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो लॉस होगा। बट मैं कहती हूँ कि तुम्हारे वेयर हाउस में आग लग गई, तुम्हारे वेयर हाउस में चोरी हो गई, तुम्हारे वेयर हाउस के वर्कर छोड़कर चले गए, क्या आग लगने से कभी तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है?
नहीं। क्या चोरी होने से कभी तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है? नहीं। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आग लग गई, चोरी हो गई, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया, तो इनसे कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस ही होगा। तो ऐसे सारे इवेंट्स को प्योर रिस्क बोला जाएगा। पर ऐसे इवेंट्स जैसे कि प्राइस का चेंज होना, फैशन का चेंज होना, कस्टमर की प्रेफरेंस का चेंज होना, डिमांड सप्लाई का कम ज्यादा होना, ये सारे चीजें स्पेक्युलेटिव रिस्क है, क्योंकि प्राइसेस और इन सब चीजों की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। पर इन चीजों में सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ रिस्क हो गए। आगे आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? सबसे पहला, इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, मुझे पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए रिस्क होता है। अगर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाती तो मुझे रिस्क ही नहीं होता। पर क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए मेरे को रिस्क है फ्यूचर के लिए। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एज आई सेड, छोटा बिजनेस है, बड़ा है, एजुकेशन का है, हेल्थ केयर का है, ठीक है, प्रोडक्ट बिजनेस है, वट एवर बिजनेस इट इज, इंडिया में है, यूएसए में है, हर बिजनेस को रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। छोटा बिजनेस है तो डिग्री ऑफ रिस्क भी छोटा, मतलब डिग्री ऑफ रिस्क मतलब कितना रिस्क है। तो छोटे बिजनेस में छोटा रिस्क, बड़े बिजनेस में बड़ा रिस्क। ठीक है ना। नेचर ऑफ बिजनेस, कि तुम्हारा टीचिंग का बिजनेस है तो अलग रिस्क होगा, तुम्हारा हॉस्पिटल है तो अलग रिस्क होगा, स्कूल है तो अलग रिस्क होगा, तुमने कोई प्रोडक्ट बना के बेचा है, लैपटॉप फोन बेच रहे हो तो अलग टाइप ऑफ रिस्क होगा, अलग तरीके का रिस्क होगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, पर रिस्क तो सबको है। एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट भी होगा, पर उतना ही लॉस के चांस भी होंगे। ठीक है। फिर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क हमारे चार अलग अलग हो सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर्स लाइक पॉलिटिकल कॉज। चारों को एक एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चारों को एक एक बार मैं समझा देती हूँ। नेचुरल कॉज मेरे होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक का आ जाना, फ्लड का आ जाना, कुछ भी नेचुरल रीजन हो जाना जो कि हम इंसानों की पहुंच से बाहर है, हम इंसानों के हाथ से बाहर है, ऐसे रिस्क को हम नेचुरल कॉज बोलेंगे, ऐसे रीजन को हम नेचुरल कॉज बोलेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सारा सामान खराब हो गया, गिर गया, टूट गया, है ना। फ्लड की वजह से सारा सामान बह गया। ठीक है, आग लग गई, सब जल गया। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल कॉज है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में है कि मेरे ही एम्प्लॉय ने चोरी कर ली, मेरे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए, मेरे एम्प्लॉय ने गलती से कोई मिस्टेक कर दी, अकाउंट्स में प्रॉफिट को कम कम ज्यादा कर दिया, लॉस कम ज्यादा कर दिया, है ना। अकाउंट्स में इनकम कॉस्ट कुछ गलत लिख दिया, तो एम्प्लॉय ने जान के मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक कर दिया, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, एम्प्लॉय ने चोरी कर दी। इंसान की वजह से जो भी गलती होगी, जो भी रिस्क होगा, उसको ह्यूमन कॉज बोलेंगे। किसी ना किसी इंसान की वजह से ये हुआ है। इकोनॉमिक कॉज आ गया, डिमांड सप्लाई की वजह से। जो इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ोगे, डिमांड के बारे में पढ़ोगे, सप्लाई के बारे में पढ़ोगे। मार्केट में तुम्हारे रॉ मटेरियल का प्राइस कितना चल रहा है। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो तुम्हें अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी महंगा करना पड़ेगा। अच्छा, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो भी तुम्हें अपने प्रोडक्ट को अलग तरीके से फिर बेचना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की वजह से जो भी रिस्क आए उसको इकोनॉमिक कॉज बोला जाएगा। डिमांड सप्लाई की वजह से, प्राइसेस कम ज्यादा होने की वजह से, इकोनॉमी में कुछ इन्फ्लेशन हो गई उसकी वजह से, ठीक है, कॉम्पिटिटर आ गया उसकी वजह से। और फिर बाकी सारे कॉज हो सकते हैं, लीगल कॉज, पॉलिटिकल कॉज। ठीक है ना, कि सरकार ने कुछ आपके साथ ऐसा कर दिया, सरकार ने बोल दिया कोविड है, ठीक है, हम तो भाई लॉकडाउन लगाएंगे ही लगाएंगे। अब कोविड एक नेचुरल कॉज था, उसकी वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगाया। ठीक है ना। तो ये सारे अलग अलग तरीके के हमारे कॉजेज है जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। पहले कुछ एक नेचुरल कॉज हो गए, फिर इंसानों की वजह से, फिर इकोनॉमिक्स की वजह से, और फिर जितने भी बाकी सारे बचे उनको हमने अदर की कैटेगरी में डाल दिया। ये हमारे सारे अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क हो सकते हैं, रिस्क के कॉजेज ये हो सकते हैं। ठीक है। एंड रिस्क दो तरीके के हैं, स्पेक्युलेटिव जिसमें प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो, एंड प्योर रिस्क जिसमें सिर्फ लॉस ही होगा। ये पूरा टॉपिक हो गया बिजनेस रिस्क का। एंड बिजनेस रिस्क पे भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है। अगला मेरा टॉपिक आता है इंडस्ट्री का। अगला टॉपिक मेरे पास क्या आता है, इंडस्ट्री का। देखो बेटा, बिजनेस के अंदर दो चीजें आती है, एक ट्रेड और एक इंडस्ट्री। एक होता है वो जो सामान प्रोड्यूस करके बेचते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फैक्ट्री लगाते हैं। एक होते हैं वो जो सामान प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि होलसेल और रिटेल की तरह बीच का बंदर बन के ट्रेड को जो है कराने में मदद करते हैं, कि प्रोड्यूसर से सामान खरीदा और आगे कस्टमर को बेचा और बीच में अपना कमीशन खा लिया। ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रेड, होलसेल रिटेल ट्रेड। पर जो प्रोड्यूसर है, जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप्स ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग
सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। कहते हैं जितनी भी फर्म्स हैं जो लेट्स से फोन प्रोड्यूस कर रही हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सारी फर्म्स के ग्रुप को कलेक्टिवली मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जितनी भी फर्म्स है जो कपड़े प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सभी को कलेक्टिवली बोल दिया क्लॉथ इंडस्ट्री। इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग द टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। जितने भी फर्म्स कॉटन से कपड़े बना रहे हैं, उनको मैंने कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री साथ में बोल दिया, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट प्रोड्यूस सिमिलर चीजें, ठीक है, सिमिलर थिंग्स। अगला है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री तीन तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचर से रॉ मटेरियल बनाती है ना। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो उस रॉ मटेरियल से आगे फिनिश गुड बनाती है। टर्शियरी इंडस्ट्री जो इनको सर्विसेज देती है। आपको ये तो पता ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पहले भी पढ़ा है ना। तो एक बार जल्दी से इनके बारे में देखते हैं। Primary industry include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. ये पूरे तरीके से नेचर के साथ काम करते हैं, नेचर से कुछ ना कुछ निकालते हैं और उससे कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं। जो भी ये सामान प्रोड्यूस करते हैं उसको आगे फैक्ट्री में दे देते हैं और फिर फैक्ट्री उस सामान का यूज करके आगे फिनिश गुड बनाती है। तो ये लोग नेचर की मदद से क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से सामान बनाते हैं, या फिर ये लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट से सामान कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे एनिमल से दूध निकाला और फिर ये दूध आगे फैक्ट्री में बेच दिया ताकि वो पैकेट में डाल के आगे बेच सके, पनीर बना के बेच सके, ठीक है, चीज बना के बेच सके। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, नेचर, एनिमल, प्लांट, इनके साथ काम करता है और उनसे सामान बनवाता है, ठीक है। अगला आता है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की हो सकती है, एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव वो जो नेचर से कुछ सामान एक्सट्रैक्ट कर रही है, और जेनेटिक वो जो हमारे एनिमल्स और प्लांट से कुछ सामान एक्सट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, सामान बना रही है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है, हमारी फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ठीक है। ये क्या करती है, नेचर से, जमीन से, है ना, कोला निकाल लिया, जमीन पे फार्मिंग कर रही, नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एनिमल्स एंड प्लांट्स पे काम करते हैं। एंगेज इन ब्रीडिंग, एनिमल प्लांट्स के आपस में इंटर ब्रीड कराते हैं ताकि एक बढ़िया ब्रीड निकल के आ सके, ठीक है ना। ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गी वगैरह हो गई हमने रखी है, फिशेज वगैरह हमने रखी हैं, ठीक है। ये सभी चीजें जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। मिल्क निकालना, वूल और ये सब कुछ शीप से लेना, है ना। तो ये सभी कुछ हमारा जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। अब इन्होंने जो भी सामान बनाया, चाहे एनिमल से वूल लिया, चाहे दूध लिया एनिमल से, या चाहे नीचे से जमीन से कुछ निकाला, कोला निकाला, ये जो भी इन्होंने नेचर से निकाला वो इनका तो फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि इन्होंने तो फिनिश प्रोडक्ट है, इन्होंने बेचा। पर इन्होंने किसको बेचा, इन्होंने वो सारा सामान बेचा सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जो इनका फिनिश प्रोडक्ट था, जो इन्होंने सेकेंडरी को बेचा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में उसके ऊपर काम करती है और उससे फिनिश गुड बनाती है जो फाइनल कस्टमर को बेचा जाता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटेरियल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेट। प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया था, उसी मटेरियल को यूज करके ये लोग फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे कि माइन से, नीचे खदान है, खदान से हमने आयरन निकाला, वो है प्राइमरी का काम। खदान से हमने आयरन निकाला, वो है हमारी प्राइमरी का काम। आप कभी ना रॉ आयरन नहीं देखते हो, आयरन से बनी चीजें जरूर देखते हो, आयरन की, स्टील की बनी चीजें जरूर देखते हो, पर रॉ आयरन आप कभी नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि रॉ आयरन प्राइमरी इंडस्ट्री निकालती है और प्राइमरी इंडस्ट्री निकाल के किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे देती है। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, उससे मैन्युफैक्चर करती है स्टील। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, उससे सामान बनाती है, जो सामान तुम्हें चाहिए होता है, और वो सामान बना के तुम्हें बेचती है, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल है, रोड बना दो, ब्रिज बना दो, डैम बना दो, कुछ भी बना दो, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, जो कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरीके की हो सकती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल,
प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। टोटल ये 4 तरीके की हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। इनका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं सबसे पहले असेंबलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, असेंबली इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि ये ना जैसे एक गाड़ी बनानी है, गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं अलग-अलग जगह से इकट्ठा करते हैं, टायर कहीं से ले आए, इंजन कहीं और से ले आए, सीट कहीं और से ले आए, बॉडी कहीं और से ले आए, फिर एक जगह पे लाके उनको असेंबल कर दिया, एक जगह पे लाके उनको असेंबल कर दिया, उसको बोला जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे गुड़ बनता है, गुड़ सबने खाया होगा, गुड़ शक्कर है ना, तो गुड़ बनाने का ना एक प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले स्टेप नंबर 1 होगा, उसमें आई थिंक मीठा जो भी होता है शुगर केन से उसको निकाला जाता है, फिर उसको जाके साफ किया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, पिघलाया जाता है, जोड़ा जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है, लाइन वाइज होगा। पहले स्टेप 1 होगा, जब स्टेप 1 पूरा होगा तभी स्टेप 2 होगा, वो पूरा होगा तभी स्टेप 3 होगा, तभी स्टेप 4 होगा एंड सो ऑन। इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड में चलती है। ठीक है जी। फिर आती है मेरी सिंथेटिकल एंड एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरी एनालिटिकल इंडस्ट्री है, ये क्या करती है? एक चीज को लेती है और उसके 4 5 6 टुकड़े कर देती है, 4 5 6 बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, और जितने भी टुकड़े होते हैं वो सारे आपस में इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तरह एक एक प्रोडक्ट इंडिविजुअली बिक जाता है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? एक चीज से मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स निकालती है और सबको इंडिविजुअली बेच सकती है। लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री इसकी उल्टी है, वो क्या करती है? वो 4-5 चीजें लेती है और 4-5 चीजों को मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है जो बाजार में बिकता है। जैसे आई थिंक सीमेंट है तो वो कई चीजों से मिलके बनता है, 4-5 रॉ मटेरियल डाले और एक चीज बनाई, उसको बोला सिंथेटिकल। पर एक ही चीज ली और उसके टुकड़े करके 4-5 अलग चीजें बेची, जैसे आई थिंक ऑयल वगैरह का होता है कि उसको एक ही ऑयल से तुम 4-5 अलग बाय प्रोडक्ट्स निकाल के सेल कर सकते हो, तो वो है एनालिटिकल। एक से मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स निकाला। सिंथेटिकल क्या है? 4-5 रॉ मटेरियल उठा के एक जोड़ दी, एक बना दी। ठीक है। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये सारी मेरी हो गई इंडस्ट्रीज। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री ये वाली हो गई। अगली लास्ट मेरे पास आती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री का सिंपल मतलब है, ये वो वाली इंडस्ट्री है जो सपोर्ट सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है। एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड, ट्रेड को भी सपोर्ट कर रही है, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है। इसके अंदर क्या आता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बेटा प्राइमरी का सामान सेकेंडरी तक पहुंचाना, सेकेंडरी का सामान आगे जो है रिटेलर तक पहुंचाना, रिटेलर से कस्टमर तक सामान पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट हर जगह चाहिए, हर एक स्टेप पे ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट एक क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री की चीज है, जो कि ट्रांसपोर्ट जो है पूरे इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली बैंक की जरूरत सबको है, होलसेलर को, रिटेलर को, प्राइमरी सेकेंडरी सबको, तो बैंक सबको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेड को, सबको सपोर्ट करती है, ओवरऑल पूरे बिजनेस को सपोर्टिंग सर्विस देती है। ये उनका मेन काम कोई नहीं कर रही, प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रही, पर फाइनल काम को करने में सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है। जैसे कि सामान पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, पैसे के लिए बैंकिंग, रिस्क के लिए इंश्योरेंस। ठीक है। सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, बातें करने के लिए कम्युनिकेशन, डाटा आगे भेजने के लिए, है ना, पैकेजिंग, सामान को पैक करने के लिए, एंड एडवर्टाइजिंग। ये सारी की सारी टर्शरी सर्विसेज के अंदर आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर ये सब आता है। लास्ट मेरा एक टॉपिक है कॉमर्स का। कॉमर्स बेटा मेरा सिंपली क्या है? ट्रेड ही, इसका जो मेरा ट्रेड है, ठीक है, वो आता है इसके अंदर। ट्रेड का मतलब बेटा होता है कि तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तुम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीजों को प्रोड्यूसर के पास से उठाते हो और कस्टमर तक पहुंचाते हो। तुम एक बीच के बंदर, मिडल मैन की तरह एक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बैठा है शहर के बाहर कोने में, कस्टमर बैठा है शहर के बिल्कुल बीच में। तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन में बिजी है, वो आके सामान बेचकर नहीं जाएगा। सामान कौन करेगा? होलसेलर वहां से उठाएगा और यहाँ पर आके बेचेगा, रिटेलर एंड होलसेलर। ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज ट्रेड। प्रोड्यूसर से खरीदा, कस्टमर को बेचा। ट्रेड 3 तरीके का होता है। इंटरनल ट्रेड, अपने ही देश में बना, अपने ही देश में बिका, दैट इज इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट में क्या आएगा? एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें क्या होगा? बना एक देश में, बिका दूसरे देश में, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा। एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? तुमने एक देश से सामान खरीदा, वो सामान तुम्हारे देश में आया, पर तुम्हारे देश में तुमने उसको बेचा नहीं, तुमने उसको जाके तीसरे देश में बेच दिया। मतलब तुम दो देशों के बीच में इंटरमीडिएरी की तरह अगर एक्ट कर रहे हो, तो उसको एंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाएगा। ठीक है।
अच्छा, कॉमर्स के अंदर क्या-क्या आता है? ट्रेड आता है और एड्स टू ट्रेड आता है, ठीक है? कॉमर्स के अंदर क्या आता है? ट्रेड आता है, एड्स टू ट्रेड आता है। एड्स भी बोल लो, ऑक्सिलरीज भी बोल लो, एड्स बोल लो, ऑक्सिलरीज बोल लो। ये भी वही सारी सेम चीजें हैं जो ट्रेड को करने में मदद करती हैं, जैसे कि मेरी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, एडवर्टाइजमेंट। ये सारी वही चीजें हैं जो आपने टर्शरी सेक्टर में पढ़ी हैं। ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्री को भी मदद कर रही थी, प्राइमरी को, सेकेंडरी को। यही सारी चीजें ट्रेड को भी मदद करती हैं, ट्रेड को भी मदद करती है। इन्हीं सभी चीजों को एड्स टू ट्रेड बोला जाता है कि ट्रेड के लिए एड है, ट्रेड के लिए मददगार है ये सारी चीजें। ठीक है जी, तो ये हो गई मेरी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। बस यहाँ पे मेरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। पूरे चैप्टर में हमने 3 पार्ट्स में क्या कुछ पढ़ा? पहले हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमने आज की क्लास में रिस्क के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में। 3 तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में मेरी जेनेटिक इंडस्ट्री आ गई और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आ गई। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ गई और कंस्ट्रक्शन आ गई। मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्री आ गई। फिर हमने पढ़ा कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में आता है मेरा ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ठीक है। कॉमर्स में हमारा आई थिंक इंडस्ट्री भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट ट्रेड का जो मतलब है वो ये नहीं है कि तुम प्रोड्यूस करो। इंडस्ट्री का मतलब है तुम प्रोड्यूस करो, ट्रेड का मतलब है कि तुम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करो। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड का क्या मतलब था? वही सारी चीजें जो ट्रेड को सपोर्ट कर रही हैं, ट्रेड को मदद कर रही हैं, जैसे कि फिर से ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। ये ओवरऑल पूरे का पूरा मेरा चैप्टर था। इसमें से रिस्क के बारे में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो था कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे मेन क्वेश्चंस हैं। लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में डन लिखना है कि मैंने पूरा लेक्चर कर लिया, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है हमारे चैनल, हमारे लेक्चर्स, ठीक है, ताकि तुम्हारी भी हेल्प हो, दोस्तों की भी हो, हमारी भी हेल्प हो, सबकी हेल्प हो। तो प्लीज ये छोटे छोटे काम कर दिया करो। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फीस, बट आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो हमारे लिए, ठीक है। एंड बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 2 आपको स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।